गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को आज हम थर्ड पार्ट में भी समाधान के रूप में देखते हैं, डिस्कस करते हैं, जिसका हेडिंग है भारत में बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु सुझाव, सजेशंस फॉर सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासशील या अल्प विकसित होने के तीन प्रमुख कारण हैं या तीन प्रकार की समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने बनी रहती हैं। नंबर 1 इज पॉपुलेशन, नंबर 2 इज बेरोजगारी एंड नंबर 3 इज निर्धनता, पॉवर्टी। दीज आर थ्री मेजर प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो पिछली बार हमने देखा था बेरोजगारी किसे कहते हैं, किस कारण से हमारे देश में इतनी विकराल रूप में या इतनी वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि बेरोजगारी के स्वरूप क्या हैं, प्रकार क्या हैं, किस किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन सभी कुल मिलाकर जितने हमने प्रकार देखे, जितने हमने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के पॉइंट्स को देखा, वो सभी भारतीय अर्थव्यवस्था में देखे जाते हैं। उसका प्रमुख कारण क्या है बच्चों? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी अभी डेवलपिंग स्टेज में है और डेवलपिंग स्टेज में और मेजर प्रॉब्लम पॉपुलेशन एक्सपांशन की है, यानी जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि के कारण ये प्रॉब्लम थोड़ी और ज़्यादा मतलब कहना चाहिए इंटेंसिटी के साथ देखी जाती है या विस्तृत रूप में मानी जा रही है। अब इसको समस्या क्यों कहा गया? क्योंकि बेरोजगारी नेचुरली एक प्रॉब्लम है और विकास की स्थिति को देखते हुए ये बाधा के रूप में भी है, क्योंकि बेरोजगार व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार, इच्छा के अनुसार, अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग काम नहीं ले पाता और जब वह जॉब नहीं कर पाता तो उसके जीवन यापन की कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। जब आय अर्जित नहीं कर सकता वो व्यक्ति, आप सोच सकते हैं कि आर्थिक और सामाजिक सोशियो इकोनॉमिक वे में भी वो बहुत ज़्यादा उसका मॉरल डाउन हो जाता है। तो इस समस्या के समाधान हेतु हालांकि अब तक गवर्नमेंट ने प्रथम योजना से यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर अब तक बहुत सारे योजनाएं बनाई, बहुत सारे उपाय काम में लिए, बड़े बड़े काउंसिल्स बनाई गई जो रोजगार परिषद के नाम से जानी जाती हैं, राष्ट्रीय विकास रोजगार विकास परिषद के नाम से। सभी कुछ न कुछ तरीके से कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में सरकार का एक जो बहुत ही बड़ा मिशन है वो है मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया का मतलब कि हम भारत में ही यदि उन उत्पादों का उत्पादन करें, उन प्रोडक्ट्स को बनाएं जिनका हम बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते रहे हैं, तो उससे न केवल हमारे देश में औद्योगिक विकास होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, बल्कि बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। दूसरा मिशन है आत्मनिर्भर भारत, जिसको हम बार बार रेफर करते हैं क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब यही है कि हम अपने देश में अपने लिए रोजगार ढूंढें, अपना रोजगार स्वयं क्रिएट करें, जिस पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं। तो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ये ऐसे मिशन हैं जिसके द्वारा बेरोजगारी को दूर करने का सरकार का एक कड़ा कहना चाहिए कदम है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट 2017 से चल रहा है कि श्रम मंत्रालय के द्वारा कहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में योग्यता का विकास किया जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए, उनको ट्रेनिंग्स दी जाएं, उनका जिस कार्य में रुझान है, जिस कार्य में वो इंटरेस्ट रखते हैं, उससे रिलेटेड वो काम करके अपनी आय अर्जित कर सकें और समाज में एक अच्छा जीवन स्तर व्यतीत कर सकें। आइए कुछ सुझावों पर हम बात करते हैं। सबसे पहला है जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण। जैसा हम अभी समझ चुके हैं कि जनसंख्या सारी समस्याओं का एक बड़ा रूट है, बड़ा कारण है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है उस जनसंख्या के
जीवन यापन के लिए सभी प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है और उस वजह से बढ़ी हुई जनसंख्या पर आर्थिक विकास की स्थिति मतलब बहुत ही ज़्यादा बाधित रहती है। दूसरा पॉइंट है घरेलू व कुटीर उद्योगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब ये लघु घरेलू और कुटीर उद्योगों का विकास इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप सभी जानते हैं ये वो उद्योग हैं जिनमें बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है। कहीं पर भी, घर के बाहर, कहीं पर भी एक छोटी जगह लेकर इस कार्य को शुरू किया जा सकता है। इस प्रकार के उद्योग श्रम प्रधान उद्योग माने जाते हैं। घरेलू उद्योग वो हैं जो घर के परिवार के सदस्यों के द्वारा चलाए जाते हैं। कुटीर उद्योग वो हैं जो जिसमें हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम या हस्तकला या यूँ कह दीजिए कि क्राफ्ट आइटम्स की बात की जाती है। लेकिन ये सभी कार्य ह्यूमन बेस्ड हैं जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रम की प्रधानता होती है और ऐसी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट बेरोजगारी को दूर करने का एक बहुत बड़ा मतलब समाधान है। लेकिन जैसा हमने कारणों में पढ़ा था कि जब से एलपीजी शुरू हुआ, नवीन आर्थिक सुधार शुरू हुए 1991 से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तब से इन उद्योगों पर बहुत बड़ा संकट आ गया, बहुत बड़ी क्राइसिस आ गई क्योंकि विदेशी वस्तुओं से ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे और उद्योग तेजी से खत्म हो रहे हैं। लेकिन सरकार का अब बहुत बड़ा मिशन ये भी है कि हम इन छोटे उद्योगों को बचाने का प्रयास करें। उसी में ये मेक इन इंडिया का मूवमेंट चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार परक शिक्षा प्रणाली, जिसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है और उस ज़रूरत को देखते हुए ही गवर्नमेंट ने अभी नई शिक्षा व्यवस्था लागू की है। उस शिक्षा प्रणाली में पूरी तरीके से रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी, ऐसा सिस्टम डेवलप किया है। सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में, इवन स्कूल लेवल पर भी बच्चों को एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बनाया जाएगा ताकि वो शिक्षा लेकर एक न्यूनतम या जो भी शिक्षा वो जिस तरह की तकनीकी या सामान्य शिक्षा लेते हैं उसके बाद वो खुद अपना रोजगार अर्जित कर सकें। इस शिक्षा व्यवस्था की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस देश को थी क्योंकि अब तक की जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम था, वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड नहीं था। श्रम प्रधान उद्योगों का विकास, जो बड़े बड़े उद्योग हैं, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, मध्यम स्तर के जो उद्योग हैं जिनमें 10 करोड़ से कहीं ज़्यादा पूंजी का इस्तेमाल होता है, नेचुरली वहाँ पर तकनीक का इस्तेमाल होता है और मतलब आधुनिकीकरण किए जाते हैं। मॉडर्नाइजेशन, इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजिकल जो सिस्टम है वो डेवलप किए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर पूंजी की प्रधानता होती है। क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं सभी उद्योग दो तरीके की श्रेणियों में बांटे जाते हैं, श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि उनकी एफिशिएंसी, उनकी टेक्नोलॉजी की बात के हिसाब से उनका जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होती है और वो हमारे देश को विकास के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन दूसरी तरफ बेरोजगारी की स्थिति देखते हुए हमारे देश में ऐसे उद्योगों की भी ज़रूरत है जो श्रम की प्रधानता रखते हों, यानी जहाँ पर श्रम और पूंजी का अनुपात श्रम के पक्ष में हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके। अब ऐसे उद्योगों को भी तेजी से डेवलप किया जा रहा है। फिर है आधारभूत संरचना का विकास, जो किसी भी देश के आर्थिक विकास या अर्थव्यवस्था के फास्ट ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आधारभूत संरचना यदि किसी देश में बहुत अच्छी होती हैं, जैसे बैंक, बीमा, परिवहन, ठीक है, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्था, सिंचाई, पानी, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं या सेवाएं हैं जिसको हम सेवा क्षेत्र या अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र में शामिल करते हैं, इनका तीव्र गति से विकास होना जरूरी है। यदि इनका विकास होता है तो आगे अर्थव्यवस्था के सभी मार्ग तेजी से डेवलप करते हैं क्योंकि ये नींव का काम करते हैं, फाउंडेशन का काम करते हैं। जैसे कि एक मकान बनाने के लिए नींव का सुदृढ़ होना, बहुत अच्छा होना, मजबूत होना ज़रूरी होता है फाउंडेशन के हिसाब से। उसी पर यदि मकान बनाया जाता है
यानी एक सुदृढ़ नींव पर बनाए गए मकान की मजबूती को हम मापते हैं या देख सकते हैं। वही इकोनॉमी की स्थिति है कि पूरे देश का आर्थिक विकास इस आधारभूत संरचना पर डिपेंड करता है। तो उस आर्थिक विकास की गति को हम इन सेवाओं के द्वारा तेजी से बढ़ाते हैं, और जब ये बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो एम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ता है। सामाजिक सेवाओं का विस्तार। अब सामाजिक सेवाएं क्या हैं? जो एक समाज में रहने वाले व्यक्ति को अच्छा खाना, अच्छा पहनना, रहना, मार्केट, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, पानी बिजली की सेवाएं, इसके अलावा जो अन्य सेवाएं हैं वो सभी उनको प्राप्त होती रहें, जिससे व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊंचा हो, रोजगार के ऊंचे अवसर उनको प्राप्त हो, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें काम मिले। तो इनके लिए ये भी ज़रूरी है कि इन सामाजिक सेवाओं का विस्तार किया जाएगा तो व्यक्ति अपनी अच्छी कार्य क्षमता के साथ कार्य करने की मतलब स्थिति में होगा, और उसको एम्प्लॉयमेंट बड़ी आसानी से खुद अपना रोजगार अर्जित कर सकेगा। ग्रामीण आर्थिक विकास, रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, भारत के आर्थिक विकास को ऐसा कहा जाता है कि भारत और इंडिया का फर्क है। भारत का मतलब ग्रामीण क्षेत्र और इंडिया का मतलब शहरी क्षेत्र। दोनों ही क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा अंतर है। शहरों में उच्च जीवन स्तर है, अच्छा जीवन स्तर है, लाइवलीहुड अच्छा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, लोगों को रोजगार की कमी नहीं है, अच्छा रोजगार, अच्छी आय, और आय बचत विनियोग सभी जो आर्थिक क्रिया हैं वो बहुत अच्छी रन होती हैं। लेकिन जिसको हम भारत कहते हैं वो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, वो हमारा विलेज एरिया है, रूरल एरिया है, जहाँ अभी भी आर्थिक विकास को यदि हम देखें तो बहुत ही निम्न स्तर पर है। अभी भी वहाँ पर अच्छी सड़कें नहीं हैं, पीने का अच्छा पानी नहीं है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं। हालांकि इंडिपेंडेंस से अब हम कंपैरिजन करें तो स्थिति बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विकास को समान रूप से लाने के लिए ज़रूरी है हमें ग्रामीण क्षेत्र में वो सभी आर्थिक विकास की क्रियाएं करनी होंगी जो कि हम शहरों में करते हैं। अच्छे इंडस्ट्रीज़ डेवलप होनी चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लोगों के लिए रोजगार के अच्छे साधन होने चाहिए, ताकि उनकी कृषि पर डिपेंडेंस कम रहेगी तो विकास को आगे गति मिलेगी। जैसा कि अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे और बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, उनका भी यही कहना था कि ग्रामीण आर्थिक विकास जब तक नहीं होगा तब तक भारत का एक वास्तविक विकास नहीं होगा। तो हमें अब शहरों में तो विकास हो चुका, लेकिन अब हमें ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि वहाँ की जो जनसंख्या जो 61-62% है हमारी टोटल पॉपुलेशन का, उसको अच्छे विकास के अवसर मिलें, अच्छे रोजगार के अवसर मिलें, उनका आय का स्तर ऊंचा हो और वो अपना अच्छा सोशल लाइफ व्यतीत कर सकें। कृषि से संबंधित उद्योगों का विकास, दैट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट। डेवलपमेंट ऑफ अलाइड एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़, जो कि आप सभी जानते हैं, एग्रीकल्चर मौसमी नेचर की है, सीजनल होती है, रबी खरीफ की फसल के बीच में। कृषक को या फार्मर को बहुत लंबे समय तक कोई रोजगार नहीं मिलता, तब वो शहरों की तरफ माइग्रेट होता है और बेरोजगारी देखने में आती है। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर बेस्ड छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ स्थापित किए जाने चाहिए। हालांकि स्थापित हैं, लेकिन फिर भी उन क्षेत्रों का और तेज़ी से विकास किया जाए ताकि उन्हें कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट मिले। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि एग्रीकल्चर केवल किसी एक कृषक को केवल 180 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट देती है। तो 365 डेज़ में यदि केवल 180 दिन का ही रोजगार मिलता है तो लगभग आधे वर्ष वह बेरोजगार रहता है, और उस स्थिति में उसके लिए ऐसे उद्योगों के विकास की आवश्यकता है जो एग्रीकल्चरल एरिया में या विलेज एरिया में रहकर उसका वह मतलब विकास कर सके या अपना रोजगार प्राप्त कर सके। जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन, ये वन से संबंधित जितने उद्योग लगाए जाते हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो वहाँ पर मील के रूप में होती हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लें
शुगर मिल का एग्जाम्पल लें तो चीनी बनाने वाले उद्योग सामान्यतः बड़े शहरों में स्थापित हैं, लेकिन उससे पहले की जो प्रक्रिया पूरी करनी होती है, गन्ने को निकालना, उसको साफ करके उसका रस निकाल कर और उसको कहना चाहिए कि प्रोसेस करना, इस काम को वहाँ पर स्थापित उद्योग कर सकते हैं। इसी तरह से वनों से संबंधित जितने उद्योग लगाए जा सकते हैं वो सभी उसी क्षेत्र में लगेंगे, तो रॉ मटेरियल आसानी से जहाँ मिल जाता है और प्रोसेसिंग भी होती है और फिर उनको बड़ी इंडस्ट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह की जो स्थितियाँ हैं वो दूसरे विदेशों में देखते हैं तो बहुत ही डेवलप्ड स्टेज में है। इसलिए वहाँ पर एग्रीकल्चर पर जो बेस्ड व्यक्ति हैं, जो कृषि से संबंधित लोग हैं या कृषि कार्य में जो लगे हुए लोग हैं, उनको पूरा रोजगार मिला हुआ है। तो भारत भी अब उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए अब एग्रीकल्चरल एरिया में वापस से रुझान लोगों का शुरू हुआ है। आए दिन आप न्यूज़पेपर्स में या मीडिया में देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि लोग अपने बड़े बड़े पैकेज को छोड़कर विलेज एरिया में जाकर लोगों को जुटा रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उन्हें नई तरीके की टेक्निक सिखा रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्षमता का उपयोग करके अपनी आय अर्जित कर सकें। तो ये अब हमारे देश में एक वाइब्रेशन आ गया है जिसको हम लगातार देख रहे हैं। रोज एक नया मिशन व्यक्ति लेकर गांव की तरफ जा रहा है। अच्छा शिक्षित व्यक्ति है, उसका मिशन क्या है? गांव के लोगों को ज़्यादा शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, यानी क्वालिफाई करना, उनको ट्रेनिंग देना, नई टेक्निक्स के बारे में जानकारी देना। वही एक व्यक्ति 50 से 100 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर देता है, उनको स्वरोजगार की दिशा देता है। और यही हमारे देश का अब सबसे बड़ी ज़रूरत मानी जा रही है, जिसको हम लास्ट पॉइंट में भी देख सकते हैं। स्वरोजगार योजनाएं एवं प्रशिक्षण सुविधाएं। कोविड के परिणाम के रूप में हम देख लें इस चीज़ को कि कोविड-19 के बाद से जो भयंकर बेरोजगारी देखने में आई, लोगों को बहुत बुरी स्थिति हो गई हर तरह से, क्योंकि उद्योगों ने उन्हें रोजगार से निकाल दिया और क्षेत्रों से उनकी कॉस्ट कटिंग की वजह से उनको रोजगार नहीं मिला, उनके उद्योग धंधे बंद हो गए। तो सब तरफ बेरोजगारी का एक बड़ा भारी संकट खड़ा हो गया। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्वरोजगार योजनाएं चालू की हैं, स्किल डेवलपमेंट मिशन के रूप में, जिसमें कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अपने रोजगार को नवीन सुविधाओं के द्वारा, नवीन तकनीकों के द्वारा अपना सकता है। और प्रशिक्षण सुविधाएं भी दी जा रही हैं, बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जा रहे हैं जो न केवल शिक्षित व्यक्तियों को बल्कि अशिक्षित व्यक्तियों को, कृषकों को नवीन तकनीकों की जानकारी देने के लिए ये ट्रेनिंग सेंटर एम्प्लॉयमेंट को बहुत तेज़ी से आगे ले जाएंगे। तो बच्चों, ये वो सुझाव हैं जो इस समस्या को दूर करने के लिए अभी प्रेजेंट सिनेरियो में देखे जा रहे हैं। इसके अलावा सरकारी नीतियाँ बहुत सारी बनी हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको हम आए दिन देखते हैं, शुरू से देखते रहे हैं, जब से भारत स्वतंत्र हुआ तभी से। क्योंकि ये परेशानी, बेरोजगारी की जो समस्या है, वो हमारे देश में शुरू से ही देखी जाती रही है। क्योंकि विकास की प्रक्रिया के साथ साथ कम भी हुई है, लेकिन फिर भी अभी तक हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। इसलिए इनके लिए या बेरोजगारी दूर करने के लिए बहुत सारे प्लान्स बनाए जा रहे हैं। अभी भी भारत सरकार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है कि लोग अपना रोजगार स्वयं क्रिएट करें, खुद बनाएं और उससे अपनी आय अर्जित करेंगे तो बेरोजगारी की समस्या को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकेगा। ठीक है, थैंक यू।